बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हमारा काफ़ी काम हो चुका था, 10.2 हो चुकी थी। 10.2 में आपको मैंने बताया था कि ऑपरेटर है, उसमें जो काम है उसका वो हो चुका था। तो आज हम लोग नेक्स्ट करेंगे काशी आइलर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि काशी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ना एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब एमसीक्यूज ऐसे बनता है कि आपको क्वेश्चन दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा जी कौन सी क्वेश्चन है। तो आपने ना उस क्वेश्चन की पहचान रखनी है कि ये काशी आइलर क्वेश्चन है, तो ये कैसे काशी आइलर क्वेश्चन बनेगी। तो अब काशी आइलर क्वेश्चन की फॉर्म क्या है, देखिए आपने ये याद रखना है कि इस किस्म की अगर फॉर्म हो कि ए नोट एक्स की पावर एन डी की पावर एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन प्लस फिर ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन, मतलब कि इसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि ए नोट है ना, ए ज़ीरो है, ए की पावर बढ़ रही है, मतलब कि ए वन होगा, ए टू आ जाएगा। ये जो एन है, एन की पावर कम हो रही है, मतलब कि पहले पावर एन थी, फिर एक माइनस वन होगी, फिर इधर टर्म आएगी एट माइनस टू टू, ऐसे सो ऑन, मतलब कि ऐसे जाती जाएगी और बराबर होगा एफ इंटू एक्स के, ठीक है। और या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सारी ऐसे ब्रैकेट में होगी इंटू वाई एफ इंटू एक्स। मतलब ये कहने का है कि जब इस किस्म की इक्वेशन होगी ना, इस किस्म की, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, काशी आइलर इक्वेशन है, ठीक है। ये आपके आउटलाइन में टॉपिक था, मैं टू द पॉइंट चल रहा हूँ आपको, मतलब कि मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं जितनी भी आपकी आउटलाइन है ना, ये मैं आपको सारी करवा दूँ, ठीक है। और बाकी आपको मैंने पहले दिन ही बताया था कि आउटलाइन की वो अलग बात है कि हम लोग उसको कितनी डिटेल में जाते हैं, ठीक है। उसका ये होगा कि डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उस मेथड के हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा काम कर लें, मतलब कि ज़्यादा डिटेल में ना भी जाए, हम हमारा मकसद तो मेथड क्लियर करना है ना कि उस मेथड के डिटेल में जाके क्वेश्चन करना है। और वैसे भी बीएस सिस्टम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करवा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इक्वेशन थी। अच्छा, फिर कहता है कि जी इज कॉल्ड काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कोफिशिएंट, दिस कैन बी रिड्यूस टू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोफिशिएंट कांस्टेंट। ये आपने ना एक प्रोसेस है, इसको आपने ना याद रखना है, ये नेक्स्ट पुट करते जाना है इसको ना, चाहे आप एक दफ़ा कर लेना, लेकिन आपने इसको याद रखना है। ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना, आपने इसको ऐसे याद रखना है कि जब हमारे पास काशी आइलर क्वेश्चन होगी तो इसका एमसीक्यू भी बनता है कि जी काशी आइलर क्वेश्चन के अंदर हमने एक्स क्या लेना है और टी क्या लेना है। तो ये टर्म फिक्स है, आपने इनको ऐसे याद कर लेना है, सही है। कि काशी आइलर क्वेश्चन के अंदर हमने एक्स बराबर लेना है ई की पावर टी के और टी बराबर लेना है एल एन एक्स के। इसके मजीद हम लोग फिर नेक्स्ट सोल्व करते हैं, लेकिन ये दोनों आपने ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले उसने इसको सोल्व किया है कि x बराबर ई की पावर टी के, तो इसका डेरिवेटिव लिया दोनों तरफ, डी एक्स वाई डी वाई हो गया, इधर डी टी ओवर डी वाई हो गया, ठीक है। मतलब कि किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो ई की पावर टी का डेरिवेटिव ई की पावर टी, तो इसका y के रिस्पेक्ट लिया तो वो डी टी ओवर डी वाई लिख हो गया, ठीक है। अब इसको उसने उलट कर दिया कि डी एक्स ओवर डी वाई था तो डी वाई ओवर डी एक्स कर दिया, तो ये भी उलट हो गया, ये भी उलट हो गया। उलट होने के बाद ये चीज़ बन गई। अब वन ओवर ई की पावर टी है और ई की पावर टी किसके बराबर एक्स के, तो इसकी जगह उसने एक्स लिख दिया, एक्स को फिर उधर ले गया, ये चीज़ बन गई। अब उसने क्या किया देखें, एक्स लिख दिया। ये आपको मैंने एक दिन पहले भी बताया था, ये उसने साइड पे हिंट करके भी लिखा हुआ है, आपने इसको ऐसे याद रखना है। और ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये सारी नोटेशनें किसके अंदर आ रही है, आइलर क्वेश्चन के अंदर आ रही है, काशी आइलर क्वेश्चन के अंदर। मतलब ये जो कैपिटल डी होगा ना, ये कैपिटल डी आपका बराबर होगा डी ओवर डी एक्स के। ये जो उसने ये डेल्टा सा बनाया हुआ है ना, ये ट्राइंगल जैसा, ये आपका किसके बराबर होगा, डी ओवर डी टी। मतलब कि जिधर भी ये वाला सिंबल होगा डेल्टा जैसा ट्राइंगल जैसा, आपने समझना है कि ये डी ओवर डी टी है। जिधर ये कैपिटल डी होगा आपने समझना है डी ओवर डी एक्स है। तो इधर भी उसने इसको क्या किया देखें कि ये डी ओवर डी एक्स की जगह कैपिटल डी लिखा गया, ये जो वाई साथ है ये वैसे ही आ गया। इधर भी डी ओवर डी टी की जगह ये सिंबल लिखा गया जो उसने लेट किया हुआ इधर, और ये वाई वैसे ही आ गया, ठीक है। तो इधर से हमने रिजल्ट निकाल लिया, वाई से वाई कट के हमारे पास कितना आ गया, एक्स डी इज इक्वल टू डेल्टा। फिर उसने इसको अगेन फिर इसका सोल्व किया डेरिवेटिव, फिर ये डेरिवेटिव अगेन सोल्व करके हमारे पास ये रिजल्ट बन गया, सही है। कि एक्स स्केयर डी स्केयर किसके बराबर, डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा के। अब आपने क्या करना है, आपने ये रिजल्ट याद रखने, बस पहला रिजल्ट आपने क्या याद रखना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ आप एक दफ़ा आपने बल्कि इसको याद ही कर लेना, क्वेश्चन के अंदर आपने ऐसे यूज़ कर लेनी। मतलब कि एक्स डी आपने याद रखना है कि एक्स डी किसके बराबर है, ये डेल्टा के। फिर नेक्स्ट आपने जो रिजल्ट याद रखना है, ये उसने से सर्कल किए हुए कि एक्स स्केयर डी स्केयर किसके बराबर है, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन के। एक्स क्यूब डी क्यूब किसके बराबर है, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन डेल्टा माइनस टू के, ये एन है। ये बॉक्स वाले आपने रिजल्ट याद रखने हैं, जहाँ एक्स स्केयर डी स्केयर आना है हमने उसकी जगह डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन लगा दें, ठीक है जी। तो एक तो ये आपने बॉक्स वाले ये रिजल्ट याद रखने हैं, और दूसरा फिर उसने इसको सोल्व भी किया हुआ है
कि x इज इक्वल टू ई की पावर टी है, तो दोनों तरफ लॉगरिथम लिया, लॉगरिथम लेने के बाद ये चीज़ बन गई है। अच्छा जी, ये आपने ऐसे याद रखनी है, याद ऐसे रखनी है कि काशी आइलर क्वेश्चन के अंदर हमने x सेलेक्ट करना है ई की पावर टी और टी बराबर एल एन एक्स के, फिर इसको सोल्व करके जी हमने रिजल्ट निकाले हैं। ये रिजल्ट हमने किस में यूज़ करने, क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने। सही है जी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ही। देखें, अब ये क्वेश्चन था, अब आपको कैसे पता चला कि ये आइलर क्वेश्चन है, तो ये उसकी फॉर्म से कंपेयर कर ले कि सेम ये वैसी फॉर्म ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थी। अब सबसे पहले आपने क्या करना, देखें इधर आपने ना ये सिर्फ लिख के रिजल्ट ही लिख देना, जैसे जिसने ये क्वेश्चन के अंदर किया हुआ है ना कि जी x बराबर ई की पावर टी के, टी बराबर एल एन एक्स के, तो उसने डायरेक्ट लिख दिया x डी बराबर डेल्टा के, और एक्स स्केयर डी स्केयर बराबर किसके, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन के। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आई स्केयर वाले रहे थे कि जिस क्वेश्चन में क्यूब वाले आ रहे होंगे आपने उसे क्यूब भी लिख देना है। सही है, तो ये रिजल्ट उसने डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये होने तो वैसे प्रीवियस जैसे मैंने बताया सोल्व करके आने, लेकिन वो सोल्व रफ वाला अमल है, आपने उसको एक दफ़ा कर लेना है। जब आपने क्वेश्चन सोल्व करने उसमें डायरेक्ट आपने ऐसे इनकी वैल्यू लगा देनी। सही है, किया क्या, देखें ये एक्स स्केयर डी स्केयर की जगह हमने क्या लगा दिया कि डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन है, जैसे प्रीवियस हमने वैल्यू फाइंड की हुई है। ठीक है जी, प्लस 7 ये एक्स डी है, एक्स डी की जगह हमने क्या लगा दिया, ये डेल्टा लगा दिया, प्लस 5 इज इक्वल टू दिस, ये बन गया जी हमारे पास। फिर इसको डेल्टा को अंदर मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बन गई, सारा सिंप्लीफाई करके ये चीज़ आ गई। देखें अब ये क्वेश्चन आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन जो राइट हैंड साइड के ऊपर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 10.1 आप नोट करना कि 10.1 एक्सरसाइज वाहिद एक्सरसाइज थी जिसके इधर राइट हैंड साइड पे सबके क्या था, इधर ज़ीरो था, तो वो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। तो उसका जो सोल्यूशन है आपको देखा होगा, उसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही पे एग्जिस्ट करता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। लेकिन जैसे हमने 10.2 की है, अब ये 10.4 करें, इनमें जो क्वेश्चन राइट हैंड साइड पे जब कोई ना कोई फंक्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन है। और मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है ना, तो उसका जो सोल्यूशन होता है ना वो दो चीज़ों पे एग्जिस्ट करता है, किस किस पे, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे और एक पार्टिकुलर इंटीग्रल पे। तो इसका हमने सेम जैसे 10.1 में किया था, सेम वही काम करना है कि करेक्ट इक्वेशन के अंदर ये y के साथ ये वाली जो चीज़ होती है इसको हमने बराबर जीरो के रख लेना है, इसके आपने पेयर बना लेने, पेयर बनाने के बाद आपके पास ये दो वैल्यू आ गई। अब ये वही 10.1 वाले काम कि उसमें आपको याद होगा कि मैंने 3 तरीके बताए थे कि पहला तरीका ये था कि जब हमारे पास जो रूट्स आए वो डिफरेंट आ जाए उनको कैसे लिखना है, जब रूट्स रिपीट हो रहे हैं उनको कैसे लिखना है। फिर थर्ड वाला था कि जब कम्प्लेक्स आ जाए उनको कैसे लिखना है। अब ये चूँकि ये रूट पहले वाला बन रहा है, मतलब कि दोनों रूट से डिफरेंट आए, तो उसका तरीका जनरल क्या था कि C1 ई की पावर M1 एक्स, याद होगा आपको। ठीक है, तो ये वैसे ही इसको ना ये सोल्यूशन लिख दिया हमने। ठीक है जी, ये तो हमारे पास आ गया जी YC। अब हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का ये वही तरीका पुराना जो हमने उधर नहीं किया था 10.2 के अंदर, वही कि पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपने ये काम करना होता है कि ये वाली जो क्वेश्चन होती है ना y के साथ ये वाली, इसको आपने इसके नीचे डिवाइड करना होता है, पहला काम तो यही होता है। तो देखिए ये इसको इस पर डिवाइड कर दिया पहला काम। फिर आपको मैंने बताया था कि इसकी फॉर्म बनती है। अब देखिए e की पावर 5t है ये फॉर्म, इसका तरीका मैंने आपको बताया था हल करने का। आपने क्या करना है, टी के साथ ये जो चीज़ होती है ना इसको a बोलते हैं, आपने जो भी चीज़ें टी के साथ इधर होगी ना आपने उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना। पुट करने के बाद अगर तो आपका आंसर आ गया कोई ना कोई, ठीक है आपने ख़त्म कर देना। लेकिन अगर इधर आ जाता है इन्फिनिटी वो पुट करने से, फिर आपने इसका एक्स साथ लगाना, डेरिवेटिव लेना है। या आप देख लेना 10.2 के अंदर मैंने ये सेम काम करवाया हुआ है। अब चूंकि इधर 5 पुट करने से हमारा नीचे 60 आंसर बन गया, तो ठीक है मसले हल हो गया, तो इसको सोल्व कर लिया हम लोगों ने। ठीक है जी, तो ये ई की पावर टी हमें पता है किसके बराबर था, एक्स के था, तो एक्स की पावर 5 बन गया। वाई पी जो पार्टिकुलर इंटीग्रल है आपका कितना आ गया, एक्स की पावर 5/60 आ गया। वाई सी हमने जो ऊपर निकाला हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब ये आपको मैं बार बार बता दूं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, क्योंकि आपके पेपर MCQs टाइप ही आएंगे फाइनल के भी। तो अब फाइनल के लिए मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपने इसकी तैयारी कैसी करनी है, आपके MCQs कैसे बन सकते हैं। पहला MCQ तो आपने इसकी शेप याद रखनी है कि जी इस किस्म की क्वेश्चन को हम काशी-आइलर क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा MCQ तो ये बन सकता है कि काशी-आइलर क्वेश्चन के अंदर हम x किसको पुट करते हैं, t किसको पुट करते हैं। 2 MCQs हो गए। तीसरा MCQ ये बन सकता है कि x d किसके बराबर है। चौथा MCQ बन सकता है x के d स्क्वायर किसके बराबर है। ठीक है, 5वां MCQ बन सकता है ये क्यू वाला किसके बराबर है। छठा MCQ बन सकता है ये किसके बराबर है। सही है, अब ज़ाहिर सी बात है उसमें ये क्वेश्चन सोल्व करने तो नहीं ना आ सकते, या सिंपल ये भी आ सकता है कि मैं MCQ ऐसे भी बना सकता हूँ कि मैं ये चीज़ आपको दे दूँ, ये देने के बाद मैं आपको पूछूंगा इसके रूट्स क्या आते हैं, फिर आप ये थोड़ा सा रफ करके MCQ ऐसे कर सकते हो। सही है, तो या ये दे के मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि इसका आप YP बता दें, तो YP के लिए आप ये 2 स्टेप करके YP ऐसे, मतलब ना
कि काम आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको ध्यान से सारा काम करना है A to Z। MCQ तो हर तरीके से इधर से मैं उठा सकता हूँ, सही है इसका। तो इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जैसे मैंने इसका पेपर बनाना है, MCQ उठाने हैं, तो आप मेरे उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी रखें। देखें ना कि MCQ कैसे बनाऊँगा। फ़र्ज़ करें मैं आपको YP ये चीज़ दे दूँगा, MCQ के अंदर मैं आपको कहूँगा कि जी इसका YP मुझे निकाल के दें। तो ये देखिए, ये 2 स्टेप करके आपने YP का ऑप्शन जो x की पावर 5/60 इसको टिक कर देना। इसी तरीके से ये जैसे मैंने बताया, मतलब कि इतने हिस्से में से मैं 6-7 MCQ इस टॉपिक में से अभी आपको मैंने बता दिया, ये 6-7 MCQ इधर से मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपने इसकी ना ऐसे ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं इसके जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप ना इसको इतना देखें, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी है, हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं खुद ना आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा, ज़्यादा जल्दी नहीं काम करवा रहा। तो स्लो ही काम कर रहे हैं, हमारा काम इसमें मसला हल होता जाएगा, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जैसे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप इनको ना ऐसे ही डील करें। अगर आप इनको ऐसे ही डील करेंगे, आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है। आपका वो पेपर के अंदर, फाइनल के अंदर MCQs बनाने, तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।